अर्ज़ है नाजरीन, एक जैती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाजरीन, डॉक्टर कफ़ील ख़ान की कहानी, डॉक्टर कफ़ील ख़ान की ही ज़ुबानी। उनकी ज़िंदगी एक जिद्दोजहद से कम नहीं, उनकी लड़ाई किसी मज़हब से नहीं, किसी फ़िरक़े से नहीं, किसी ख़ित्ते, किसी अराज़ी, किसी मुल्क या मलकियत या शख्सियत को लेकर नहीं है। वो पेशे से एक डॉक्टर है और डॉक्टर को हर मज़हब में मसीहा का दर्जा दिया गया है। जिस तरह उस्ताद को वालिदैन की तरह दर्जा है, दुनिया में खिदमत खल्क के पेशे को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। डॉक्टर कफ़ील ख़ान अपने पेशे की मुनासिबत से जिस जज्बे का इजहार करना चाहिए था उन्होंने किया, जिस तरह दिगर डॉक्टर्स अंजाम देते हैं, क्या उनकी खिदमत खल्क जिस तरह से इन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान बच्चों की जान बचाकर की और दवाखाने में हुकूमत की लापरवाही का पर्दाफाश किया, क्या ये उनका गुनाह है? अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ को बुलंद करना जुर्म है जो आज़ादी हमारे इस मुल्क ने हमें दस्तूर में दी है। डॉक्टर कफ़ील ख़ान कौन है? गोरखपुर के एक मुतवस्सित ख़ानदान में पैदा होने वाले डॉक्टर कफ़ील ख़ान गोरखपुर के BRD अस्पताल में बच्चों के डॉक्टर माहिर थे। डॉक्टर कफ़ील ख़ान उस वक्त सुर्खियों में आए जब सितंबर 2017 में उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर के सरकारी BRD अस्पताल में मुबैना तौर पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हलाक हो गए थे। हुकूमत ने उन्हें वहां से बर्खास्त कर दिया और उन पर लापरवाही का इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया और तकरीबन 8 माह जेल में गुजारने के बाद उन्हें अप्रैल 2018 में रिहा कर दिया गया और रियासती हुकूमत की जानिब से भी उन्हें क्लीन चिट दी गई थी। उत्तर प्रदेश की हुकूमत का कहना था कि डॉक्टर कफ़ील ख़ान की लापरवाही की वजह से बच्चों की हलाकतें हुई, लेकिन डॉक्टर कफ़ील का इल्ज़ाम है कि हुकूमत की जानिब से गैस सप्लाई करने वालों के बिल ना अदा होने की वजह से बच्चों की हलाकतें हुई है। बाज़ मीडिया ने BRD कॉलेज में मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए डॉक्टर कफ़ील ख़ान की कोशिशों की वजह से उन्हें हीरो बताया था। डॉक्टर कफ़ील ख़ान ने मीडिया का दिल उस वक्त भी जीत लिया जब रिहाई के बाद बिहार में आने वाले सैलाब के दौरान उन्होंने मुफ्त मेडिकल कैंप लगाए, जिससे बहुत सारे उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा जिनकी डॉक्टरों तक रसाई मुमकिन नहीं थी। नाजरीन, डॉक्टर कफ़ील ख़ान ने जेल से एक ख़त लिखा था जिसका इक़्तिबास इस तरह है। 2017 में जब पहली बार डॉक्टर कफ़ील ख़ान को बच्चों की अमवात के मामले में लापरवाही बरतने के इल्ज़ाम में जेल भेजा गया तो इन्होंने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल एक ख़त लिखा जिसमें इन्होंने उत्तर प्रदेश की हुकूमत और मुकामी इंतज़ामिया के बाज़ आला अफसरान पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए थे, जिसमें अहम यह था कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से बच्चों की अमवात हुई है और हुकूमत की नाअहली को छुपाने के लिए उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। तब इनकी हिमायत में सोशल मीडिया पर लोगों के अलावा जमात इस्लामी से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कई तलबा ने मुजाहरे किए। गोरखपुर में आम इंतखाबात के दौरान मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में समाजवादी पार्टी और निशाद पार्टी ने डॉक्टर कफ़ील ख़ान को हीरो के तौर पर पेश किया और हुकूमत के ख़िलाफ़ जमकर हल्ला बोला। खुद डॉक्टर कफ़ील ख़ान ने सोशल मीडिया के ज़रिए बार बार ये बात कही कि आदित्य योगीनाथ की हुकूमत उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि इन्होंने अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मासूम बच्चों की मदद करने की कोशिश की और हुकूमत की नाअहली पर सवाल उठाए। इस वक्त डॉक्टर कफ़ील ख़ान पर मुतअद्दिद इल्ज़ाम लगाए गए। सोशल मीडिया में एक पोस्ट आई जिसमें बताया गया था कि 2009 में इन्होंने एक तिब्बी इम्तिहान में किसी और शख्स की जगह इम्तिहान दिया था। इसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। इस दौरान इनके खिलाफ रेप का इल्ज़ाम भी उछाला गया। दरअसल 2015 में एक खातून ने डॉक्टर कफ़ील ख़ान और उनके भाई काशिफ पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया। अब बाद में मालूम हुआ कि वो खातून एक ऐसे शख्स की मुलाजिमा थी जिनके डॉक्टर कफ़ील के ख़ानदान के साथ कानूनी लड़ाई चल रही थी और इसीलिए ये इल्ज़ाम लगाया गया था।
नाज़रीन, डॉक्टर कफील खान शहरियत के मुतनाज़ा कानून CAA के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होने वाले एक मुजाहरे के दौरान मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज़ बयान देने के इल्ज़ाम में मिथरा की जेल में कैद डॉक्टर कफील खान के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। डॉक्टर कफील खान को गुज़िश्ता माह 29 जनवरी को मुंबई के एयरपोर्ट पर पुलिस ने यह कहकर गिरफ्तार किया था कि इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुजाहरे के दौरान इश्तियाल अंगेज़ बयान दिए थे। मुंबई से उन्हें अलीगढ़ लाया गया था और उन्हें फ़ौरन मिथरा की जेल में कैद कर दिया गया था, लेकिन इस मामले में डॉक्टर कफील खान को पीर को जमानत मिल गई थी, लेकिन उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया था, जिस पर उनके भाई और दीगर साथियों ने तशवीश का इजहार भी किया था। अलीगढ़ के सीनियर पुलिस एहलकार अरविंद कुमार ने BBC को बताया था कि डॉक्टर कफील खान के खिलाफ ताज़ा कार्रवाई जमेरात को की गई है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मुजाहरे के दौरान उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ बयान दिया था। इसी मामले में उन पर FIR दर्ज की गई थी और अब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब इस मामले में उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया गया था तो अब NSA लगाने के पीछे मकसद क्या था। नाजरीन, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने CAA मुखालिफ तहरीक में शामिल होने के मामले में डॉक्टर कफील खान को भले ही जेल से रिहाई मिल गई है और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी हटा लिया गया है, लेकिन एहतजाजी तहरीक में शामिल दर्जनों नौजवान हैं जो अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। CAA मुखालिफ तहरीक में शामिल कारकुनान के खिलाफ UPA हुकूमत की कार्रवाई में कोई कमी नहीं आई है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने ऐसे अफराद के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं जो CAA मुखालिफ तहरीक में डॉक्टर कफील खान की रिहाई के बाद भी CAA मुखालिफ तहरीक में शामिल दर्जनों नौजवान अब भी है जेल में बंद पेश रहे हैं। अब इन नौजवानों को पुलिस की कार्रवाई का सामना इलाहाबाद में शहरियत तरमीमी कानून मुखालिफ धरने की शुरुआत गुज़िश्ता 13 जनवरी को मुकामी रोशन बाग पार्क से की गई थी। 2 महीने से ज़ायद चलने वाले इस एहतजाजी धरने को मुकामी पुलिस ने 21 मार्च को ख़त्म करा दिया था। पुलिस के आला अफसरान ने रोशन बाग पहुंचकर कोरोना वबा के हवाले देकर लोगों से एहतजाज ख़त्म करने की अपील की थी। पुलिस ने एहतजाज शामिल अफराद को यकीन दिलाया था कि धरना ख़त्म करने के बाद किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और ये कि कोरोना वबा के ख़त्म होने के बाद एहतजाजी धरना फिर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन एहतजाजी धरना ख़त्म होने के बाद ही पुलिस ने अपने वादे से मुकर गई। जल्दी बिहार आ रहा हूँ और जल्दी हम डॉक्टर कफील खान मिशन इस्माइल फाउंडेशन के तहत कैंप लगाएंगे और इस बार एक बड़ी टीम बना के एक साथ कई जगह पे असम, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, जहाँ पे मध्य प्रदेश, जहाँ पे बाढ़ ने, पश्चिम बंगाल जहाँ पे तूफान आया हुआ है, अभी भी लोगों को घरों पे टूटे हुए पड़े हैं, हर जगह पे जाना चाहूँगा, पूरा देश जाना चाहूँगा, पूर्वांचल अपना, गोरखपुर अपना, उत्तर प्रदेश, हर जगह जाना चाहूँगा। पूरा भारत में टीम बना के हम इस बार एक बड़े लेवल पे कैंप करेंगे और इसमें आप सब वर्मा साहब, आप कुछ लोगों से बातें कर लेता हूँ। मैं वर्मा साहब सही कह रहे हैं, दाढ़ी का कल काट दूंगा, बच्चों का इंतजार कर रहा हूँ, बच्चे आ जाएं एक बार उनसे मिल लूँ, उसके बाद मेरी गोटी वापस आ जाएगी। अवनीश चौरा साहब, जी हाँ, बहुत मारा, फिजिकली और मेंटली बहुत टॉर्चर किया। फिजिकल में जो टॉर्चर होता है वो इस तरह से होता है कि शायद जख्म थोड़े भर जाते हैं, पर जो मेंटल टॉर्चर होता है वो बहुत दिनों तक रहता है, दिमाग खराब हो जाता है। इन 8 महीनों में देखिए किस तरह से झुर्रियाँ आ गई हैं, किस तरह से काले पड़ गया हूँ, किस तरह से जो है 10 साल बूढ़ा कर दिया है। जुबैर पीके साहब, बोलना जरूरी है, बोलेंगे नहीं तो कहते हैं कि बोलेंगे नहीं तो किसी को तो बोलना पड़ेगा, सब तो चुप हैं, किसी को तो बोलना पड़ेगा। जैदू साहब, आपने वहां से बैठ के, हाँ, इंडिया से बाहर गल्फ कंट्रीज में, US से, UK से, कनाडा से,
स्विट्जरलैंड से बहुत से खत मेरे पास आया करते थे वहां पे जेल में, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया है। सत्य शेर खान साहब, सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते। हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करना है और उसी की वजह से मैं बाहर आया हूं। कुछ लोगों ने सरकारी एजेंसियों को जिस तरह से अपने कब्जे में करके लोगों को प्रताड़ित करते हैं वो सही नहीं है। ऑटोक्रेटिक, हमारा देश डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक आर्टिकल 21 में दी गई है, लिबर्टी, स्वतंत्रता, समझ गए? तो बोलना जरूरी पड़ेगा। हम नहीं बोलेंगे, कुर्बानी देनी होगी, किसी ना किसी को कुर्बानी देनी होगी। ट्रुथ मस शिरोम कुमार साहब, यस थैंक यू। शाइना मुजरबिया, सिद्धांशु कुमार, हाँ कुछ दिन एक्सरसाइज करूंगा और हेल्थ बनाऊंगा, क्योंकि जिंदा रहना है, आप लोगों के बीच रहना है और काम करते रहना है, तो हेल्थ पे भी ध्यान दूंगा। डेरिक गुजर, थैंक यू। या जरूर मैं करूंगा, हाँ थैंक यू। सुभान जमाल साहब, मोहम्मद कलापट्टी फ्रॉम दुबई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैंने कहा ना, गल्फ कंट्री से बहुत प्यार आया, बहुत मिला है। केरल के लोगों ने बहुत सहयोग किया हुआ है, पूरा साउथ ने, पूरा नॉर्थ ने, पूरा सेंट्रल ने, बिहार के लोगों ने जिस तरह से आंदोलन चलाया, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आंदोलन चला, आसाम में जिस तरह से आंदोलन चला, अब अभी हमारे कई भाई अभी बहुत जेल में हैं, उनके लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी। मैं बच्चों के साथ नहीं हूं, चूंकि कल रात में पुलिस की घेराबंदी हो रही थी और कुछ और बातें हो रही थी जिसको हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से अभी बच्चे मेरे पास पहुंचे नहीं हैं। मैं अभी अपने बच्चों को देख नहीं पाया हूं, आंखें तरस रही हैं, गले मिलना चाहता हूं अपने बच्चों के साथ, अपनी माँ की गोद में लेट के रोना चाहता हूं, सीरियसली रोना चाहता हूं। तब जिस तरह से जिंदगी कर दी है, अपने ही बच्चों को से दूर कर दिया है, एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ, एक बार माँ की गोद में लेट के सोना चाहता हूँ, सुकून की नींद सोना चाहता हूँ। यार पता है जेल में क्या होता था, 8-2 घंटे पे पहरा लगता था। हाँ साहब, भी 146 कैदी नसर नमहबंदी सकुशल हैं, 6 बजे सुबह, 5 बजे सुबह लाइन लगाओ, परेड लगाओ। 8 महीने तो मैंने अभी 4 पन्ने के लेटर में शायद लिखी है, आप लोग को शायद मिलना होगा। चंद मित्रा साहब, थैंक यू। मुदस्सी साहब, बुशरा, दीपक यादव, अमजद, पंडित जी, तैयब खान, रोहित, शुभम, जयप्रकाश चाचा, ब्रिजेश सिंह की बड़ी याद आई जो गोरखपुर में थे, योगेश सिंह जी, सब आप लोग का, सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ और पूछना चाहेंगे कि फिर मिलेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आजम खां, आपको भी फूल, गुलाब का फूल। आप एक बात लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि आप सबकी वजह से ही, आप सबकी, मेरी फैमिली तो दौड़ी, मेरी माँ, बूढ़ी माँ, लोअर कोर्ट से लेके, मतलब अलीगढ़ कोर्ट से लेके इलाहाबाद कोर्ट और फिर दिल्ली, इस कोरोना वायरस के टाइम में 65 साल की उम्र में घूम रही थी, एक वकील के पास से दूसरे वकील के पास, पैर पकड़ा के रो रही थी कि किस तरह से मैं बाहर आ जाऊं। तो उनका तो है ही योगदान, भाई बहनों का तो योगदान है ही, आप सबका ही बहुत बहुत योगदान है। आप सबके बिना शायद, जो ट्विटर में मैंने सुना 12 लाख लोग एक बात हो गए। ट्विटर अकाउंट मेरा बैन किया हुआ है, डॉक्टर DRKFEEL खान करके है, उसको बैन किया हुआ, उसके लिए आवाज आपको उठानी पड़ेगी। ट्विटर अकाउंट क्यों बैन किया है, ऐसा क्या कर दिया था? अब तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया जिसमें बार साफ साफ कहा गया है कि जी सन्नी प्रजाति कि ये इलीगल था। जस्टिस प्रिवेल, यस,
अमित सोहेल साहब, मोहम्मद गयूर कहिशी, दिनेश कुमार यादव जी, कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहिएगा। मीडिया से दूर रहूंगा। जी 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 जी, जी जरूर जरूर। राकेश चौधरी साहब, थैंक यू। आदिल, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस अपनी फैमिली का इंतजार कर रहा हूं, शायद कुछ घंटों में उनसे मिलूंगा और कुछ दिनों में ही आपके सामने नए जोश के साथ फिर से सामने आऊंगा। 7 महीनों से पहले मैं वो आपको स्टार्ट करूंगा। 29 जनवरी को जब मुझे एयरपोर्ट से एसटीएफ ने अरेस्ट किया था, उस वक्त से लेके अगले 5 दिनों तक जो टॉर्चर मेरे साथ, मेरी लाइफ के साथ हुआ, ना मुझे खाना दिया गया, ना पानी दिया गया, और बहुत से वियर्ड क्वेश्चन पूछे गए, जैसे आपने कोई पाउडर इजाद किया है जिससे करोड़ों लोग मर जाएंगे, क्या आप जापान गए थे, आपने सरकार को गिराने की कोशिश की थी, पासपोर्ट मेरा जुडिशियरी के पास है, मैं जापान कैसे जा सकता हूँ, मैं कौन सा पाउडर ऐसा इजाद कर सकता हूँ, इस तरह के एलिगेशन लगाए गए मेरे पर। 7 महीने मेरे लिए, ना मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली के लिए बहुत दर्दनाक थे। कहते हैं ना कि मैंने रामायण देखी। रामायण में श्री वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी से कह रहे थे कि राजा को राजधर्म निभाना चाहिए, राज हट नहीं करना चाहिए, पर यहाँ मेरा राजा राज हट भी नहीं है, बाल हट कर रहा है। बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बाद गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड विक्टिमाइजेशन इज कंटिन्यूड, और ये बात इस हाईकोर्ट के ऑर्डर में भी लिखी हुई है कि जब से द पेटिशनर एंड हिज फैमिली मेंबर इंक्लूडिंग द डिटेनी वर continuously harassed and victimized by the state authority including the district administration गोरखपुर। तो ये हालत है। 12 दिसंबर से 29 जनवरी तक इन्होंने ना मुझे बताया कि कोई एफआईआर है और ना ही मुझे अरेस्ट किया। 23 जनवरी को आपको याद होगा बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी में मुझे क्लीन चिट मिल गई थी अक्टूबर नवंबर में। 23 जनवरी को जो इन्होंने सेकेंड इंक्वायरी बनाई थी उसकी भी रिपोर्ट आ गई 23 जनवरी को, उसमें भी मुझे क्लीन चिट मिल गई थी। अब सरकार के पास कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इन्होंने मुझे 29 तारीख को गिरफ्तार किया था। बेल 10 फरवरी को मिल गई, फिर भी 4 दिन तक कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद मुझे जेल में रखा गया, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। उसके बाद भी जब उनको कुछ समझ नहीं पाया क्या करे, तो उन्होंने स्ट्रिंजेंट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया, जैसे मैं टेररिस्ट हूँ। क्या बच्चों को बचाना टेररिस्ट एक्ट है?